उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बहराइच से 2027 विधानसभा चुनाव के अभियान की शुरुआत कर दी है। उनके यूपी पहुंचते ही समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। जगह जगह स्वागत हुआ, नारे लगे और बड़ी संख्या में लोग उनकी रैली में शामिल हुए। बहराइच की धरती से ओवैसी ने अपनी पार्टी को मजबूत करने का संदेश दिया और कार्यकर्ताओं से गांव-गांव तक पहुंचने की अपील की। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी मौजूदगी को और मजबूत करेगी और जनता के मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी। उनके इस दौरे को 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि ओवैसी उस इलाके पर खास फोकस कर रहे हैं जिसे समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता है। इस दौरान बहराइच में जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने अपने समर्थकों के बीच क्या कुछ कहा, सुनिए। कि जैसा कि आप जानते हैं कि आइंदा साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा ये कोशिश करती आई है कि जहां पर कमज़ोरों की एक सियासी ताकत को मजबूत किया जाए। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप जानते ये हैं कि अगर आप संविधान को पढ़ेंगे तो संविधान के दफ़ा 37 को अगर हम पढ़ेंगे और संविधान का जो पहला पन्ना है, पहला सफ़ा है, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ इंसाफ का, जस्टिस का। अगर आप संविधान की दफ़ा 37 को पढ़ेंगे तो उसमें बात आई है सियासी इंसाफ की। इसी सियासी इंसाफ की लड़ाई असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ रही है। अगर आप चाहते ये हैं कि ज़मीनी सतह से उत्तर प्रदेश में आपकी एक लीडरशिप बने तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आने वाले विधानसभा में हम तमाम को मुत्तहिद होकर अपनी एक सियासी लीडरशिप को बनाना पड़ेगा। ये संविधान हमको इस बात की इजाज़त देता है, वो संविधान जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया, और बाबा साहिब अम्बेडकर ने संविधान के पहले पन्ने पर इंसाफ को लिखा। बाबा साहिब ने संविधान की आर्टिकल 37 में उसका जिक्र किया। यही लड़ाई आज शौकत अली की क़ियादत में उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बरसों से लड़ती आ रही है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर हम समाजी और माशी इंसाफ को हासिल करना चाहते हैं तो पहले सियासी इंसाफ होना चाहिए। आज आप जानते हैं कि जब तक हम अपने नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर आपकी बेबाक आवाज़ बने, आपके मसाइल की तर्जुमानी कर सके, आपके लिए हक की लड़ाई लड़ सके। याद रखिए, कोई उठकर ये कह सकता है कि ओवैसी क्या तुम नहीं देखते कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा में बड़ी बड़ी पार्टियों के मुसलमान और दलित विधायक जीत कर जाती हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे यहाँ पर मान्यवर कांशीराम याद आते हैं। जब कांशीराम साहब से भी ये सवाल किया गया था तो मान्यवर कांशीराम ने कहा था ये जीत के ज़रूर जाती हैं मगर ये चमचों का रोल अदा करते हैं। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का सही इस्तेमाल अपनी एक सियासी लीडरशिप को मजबूत करने के लिए कीजिए। यकीनन इंशाअल्लाह ताला हमारी भी कोशिश होगी कि दोबारा यहाँ पर बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में ना बने। मगर याद रखिए, इस बात को याद रखिए कि ये जिम्मेदारी सिर्फ मुस्लिम अक़लियत के कंधों पर रखी नहीं जा सकती है। अगर कोई बीजेपी को रोकना चाहता है, अगर कोई दोबारा बीजेपी को सत्ता में आने को रोकने की ये कोशिश करता है तो मैं यहाँ पर खड़े होकर कह रहा हूँ
कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनका साथ देने के लिए तैयार है। अगर इज्जत के साथ बातचीत होगी, हिस्सेदारी की बातचीत होगी, तो मजलिस और ओवैसी तैयार है। मगर अगर तुम बीजेपी को रोकने के नाम पर मुझसे और मटेरा की जनता से कहोगे कि तुमको दरी बिछाना पड़ेगा, अब दरी नहीं बिछाई जाएगी, अब हिस्सेदारी और बराबरी की लड़ाई होगी इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि बीजेपी की सरकार में चाहे उत्तर प्रदेश हो या जिस किसी भी भारत का स्टेट हो जहां पर बीजेपी की सरकार है, हम वहां पर देखते हैं कि बुलडोजर से किसका घर तोड़ा जाता है। हम जानते हैं कि किसके किस्मत में एनकाउंटर लिखी हुई है। हम जानते हैं कि किस समुदाय के नौजवानों की जवानी को जेल में डालकर बर्बाद कर दिया जा रहा है। हम जानते हैं कि अगर कोई नौजवान बच्चे कश्ती पर रोजा खोलते हैं तो उनको 40 दिन जेल में गुजारना पड़ता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही नाइंसाफी के खिलाफ मजलिस और ओवैसी लड़ती है। इसीलिए आज हम पर इल्जाम लगा दिया जाता है। अरे इल्जाम लगाने वालों, तुम जितना इल्जाम लगा सकते लगा लो, मगर हम अपनी लड़ाई से पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब तक भारत का संविधान जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने लिखा, उस संविधान में जो बाबा साहिब अम्बेडकर ने जिन बातों का जिक्र किया कि पॉलिटिकल जस्टिस को हासिल करना है, इंशाअल्लाह ताला असदुद्दीन ओवैसी की जिंदगी जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा, हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं कि एनकाउंटर के नाम पर कई मासूम लोगों को तकलीफ दी जाती है। मीडिया ने रिपोर्ट किया कि 17,000 एनकाउंटर हुए। बताइए, संविधान रूल ऑफ लॉ की बात करता है, संविधान रूल बाय गन की बात नहीं करता। संविधान के बरखिलाफ अगर कोई काम करता है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये मैं नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि उत्तर प्रदेश में समानता व्यवस्था है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जनाब विनोद साहब ने बात कही है। 19 मार्च को मंसूर अहमद को पकड़ लिया गया, पुलिस कस्टडी में रखकर जुल्म किया गया, NSA लगा दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि मंसूर अहमद को 2 लाख रुपए पुलिस के उस ओहदेदार को देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मैं थोड़ा बताना चाह रहा हूं कि वो बार बार हर चीज में कहते हैं कि माता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, शायद आप पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। संविधान की दफा 48 को उठाकर पढ़ लीजिए मुख्यमंत्री, वो क्या कहती है संविधान की दफा 48, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है। अगर ये सब है तो फिर अगर आप जो बात कह रहे हैं तो क्या बीजेपी के लोग जो सत्ता में वो इंसान नहीं है, क्या बायोलॉजिकल है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो मुस्लिम अक़लियत को निशाना बनाते हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, क्या उत्तर प्रदेश पूरे भारत का सबसे बड़ा बीफ का एक्सपोर्टर नहीं बन गया। 40 से 60% बीफ का एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश से होता है और मुख्यमंत्री इस पर खामोश हो जाते हैं। मैं आपको बताते हुए तकलीफ महसूस करता हूं कि संभल में मुस्तफा कादरी मस्जिद को गवर्नमेंट की जमीन कहकर शहीद कर दिया गया और वहीं पर वाराणसी में अजगैब शाहिद मस्जिद को शहीद कर दिया गया रेलवे लाइन कहकर। और उत्तर प्रदेश में संभल की मस्जिद को जब तोड़ दिया गया तो मस्जिद से पुलिस ने बताया कि वहां से पोस्टर निकले
जिस पर लिखा हुआ था आई लव मोहम्मद। मैं बताना चाह रहा हूं कि दुनिया के जितने मुसलमान हैं उन तमाम का ईमान यह है कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं। हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं होता जब तक हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करते हैं। अगर कोई उत्तर प्रदेश की सरकार ये समझ रही है कि पोस्टर दिखाकर आई लव मोहम्मद के दिखाकर आप उत्तर प्रदेश या भारत के मुसलमानों से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को कम कर सकते, हम मर जाएंगे मगर हमारे मरते वक्त भी हमारी जबान पर होगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अरे पोस्टर दिखाने से मोहब्बत कम नहीं होगी। तुमने हम पर एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया। जिन पुलिस के ओहदेदारों ने मोहम्मद आई लव मोहम्मद का पोस्टर दिखा दिया, हम पुकार कर कहेंगे कि अल्लाह तू गवाह और शाहिद रहना कि हमारे तेरे घर से हमने तेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत का जिक्र किया। अरे क्या करना चाहते हो तुम लोग? भारत के संविधान में आर्टिकल 25 है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मुझे अपने मजहब पर चलने की आजादी है। और शेख मुजद्दिद अल फैतानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि मैं मुसलमान इसलिए हूं क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इस्लाम सिखाया। तो ये जुल्म हो रहा है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों।